जी, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है ना जी, जो जिस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास, वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है। यानी सबसे पहला काम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो करता है, वो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग करता है कि क्योंकि रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर ही उसने जो है वो अपने सिस्टम को या प्रोडक्ट को जो है वो डेवलप करना होता है। तो जो सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट दो बड़े हिस्से हमने बनाए थे, और सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के अंदर जो सबसे पहला फेज था वो हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का था। मसलन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, ये इसमें आंसर किया जाएगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी दैट इज़ यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जो एंटिटीज़ आपने उसके अंदर इस्तेमाल करनी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी। हाउ विल द एंटिटी बी रियलाइज्ड, उस एंटिटी को आप किस तरह से रियलाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से उसे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, किस तरह से आप एरर्स को अनकवर करेंगे। ठीक है जी। और इसी तरह किस तरह से आप सपोर्ट करेंगे ओवर द लॉन्ग टर्म, जब यूज़र जो है वो उस एंटिटी के अंदर करेक्शन कर रहा होगा, अडॉप्शन या इन्हेंसमेंट होंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर ही हमारे पास डिस्कस होती हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो मेन फोकस है वो क्या है जी, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग डील करती है डेफिनेशन फेज ऑफ द सिस्टम। यानी बेसिकली जिस सिस्टम को आपने डेवलप करना होता है, उस सिस्टम को आपने पहले डिफाइन करना होता है। तो डिफाइन आप किस तरह से करेंगे, ये वाला जो काम है ये हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में करते हैं। ठीक है। यहाँ पर सिस्टम सर्विसेज और कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं उनको एस्टैब्लिश किया जाता है। ये क्या मतलब है सिस्टम सर्विसेज, जो सिस्टम आप बना रहे जा रहे हैं, ये सिस्टम कौन कौन सी सर्विसेज फराहम करेगा और किन कंस्ट्रेंट्स के अंडर रहते हुए ये सिस्टम इन सर्विसेज को फराहम करेगा। इस चीज़ को आप कह लें कि एस्टैब्लिश करना, बनाना, ये जो है ना ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और इस प्रोसेस का जो है वो नाम है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, डेवलपमेंट प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा फोकस होता है वो होता है व्हाट के ऊपर, हाउ के ऊपर नहीं होता। हम कभी भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर ये बात नहीं करेंगे कि हमने इस प्रॉब्लम को कैसे बनाना है। समझ आ रही है? ये बात हम कभी भी नहीं करेंगे कि आपने ये सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, ये बात रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में नहीं होगी। ये होगी इस सॉफ्टवेयर में हमने क्या बनाना है। ठीक है। इस सॉफ्टवेयर में क्या बनाना है और कौन कौन सी एंटिटीज बनानी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन से फीचर्स ये सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड करेगा अपने यूजर्स को, कौन कौन बंदा जो है वो इस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, और ये कौन कौन सी सर्विसेज, क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करेगा, क्या कंस्ट्रेंट्स होंगे जिनके अंडर रहते हुए ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इस फेज के अंदर कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि हम इस सर्विस को इस तरह ये सर्विस इसके अंदर इस तरह से जो है ना वो काम करेगी, ये बात हमने करनी नहीं है। सिर्फ हमने लिस्ट ऑफ व्हाट्स जो है वो क्रिएट करनी होती है इसके अंदर। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर जो सबसे मेन चीज होती है ना, वो होती है रिक्वायरमेंट इटसेल्फ, कि एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। अच्छा, आमतौर पे हम इसको ना थोड़ा सा उल्ट समझ लेते हैं सॉफ्टवेयर को ना, हम समझते हैं कि यूजर जो है ना उसको क्या क्या रिक्वायर्ड है, इन सारी चीज़ों को हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। एक यूज़र है, उसे तो नहीं पता कि यार मैंने अपने सिस्टम में क्या बनवाना है। वो तो आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को या एक सॉफ्टवेयर फर्म को कॉल करेगा और उसे कहेगा यार मैंने एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनवाना है। वो इतनी बात कह देगा आपको। अब उसके बाद आप उससे अगर पूछेंगे कि अच्छा जी इसमें कौन कौन से आपको फीचर चाहिए या कौन कौन से आपके प्रोसेसेस हैं जिनको आप चाहते हो कि वो ऑटोमेट हो जाएं और कंप्यूटर के ज़रिए परफॉर्म हो। अब जब वो कहता है ना कि मैंने ये सिस्टम बनवाना है, तो एक बात ज़हन में रख लो, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम यहाँ से शुरू हो गया, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पहला फंक्शन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग यहाँ से स्टार्ट हो गया। सबसे पहला काम आपका ये है कि आप उस बंदे से
या जितने मुतलका बंदे हैं जिन्होंने उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है, उनसे आप एक गुड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करोगे। अगर कोई रिक्वायरमेंट रह जाएगी तो मुशक्कत आपकी बढ़ेगी। यानी आपने एक सिस्टम बनाया, बना के उसे दिखाया, तो उसने कहा यार इसमें ये वाली चीज़ तो है ही कोई नहीं। अब आप उसे ये नहीं कह सकते कि यार आपने तो ये बताया ही नहीं था। समझ आ रही है ना बात की? वो एक नॉन टेक्निकल बंदा है, उससे रिक्वायरमेंट्स को हासिल करना सबसे पहली बात ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है। और ये सारा तरीकाकार और ये सारा प्रोसेस जो है ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहलाता है। और इसके लिए आप डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप प्रॉपर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कलेक्ट कर सकें उस नॉन टेक्निकल क्लाइंट से जिसने आपकी फर्म को या आपको हायर किया है अपने सिस्टम को डेवलप करवाने के लिए। जी, तो अब देखें कि ये जो हमने एक गुड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करनी है ना, इन रिक्वायरमेंट्स को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो इसको मुख्तलिफ लिटरेचर के अंदर लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफ़ाइन किया है। मसलन जॉन्स ने इसे डिफ़ाइन किया है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एज अ स्टेटमेंट ऑफ नीड्स बाय द यूज़र। यूज़र की वो ज़रूरियात जो वो बयान करता है, और ये ज़रूरियात क्या करती हैं, ये ट्रिगर करती हैं डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोग्राम को। जब वो बताता है तो यहीं से आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है ना वो स्टार्ट होती है। अगर वो कोई चीज़ ऐसी नहीं बताएगा तो उसकी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। एलन डेविस क्या डिफाइन करता है? अ यूजर नीड आर नेसेसरी फीचर, फंक्शन और एट्रीब्यूट ऑफ अ सिस्टम दैट कैन बी सेंस्ड फ्रॉम पोजीशन एक्सटर्नल टू द सिस्टम। एक सिस्टम से बाहर होते हुए उस सिस्टम का कोई भी फीचर, कोई भी फंक्शन, कोई भी एट्रीब्यूट जो आप सेंस कर सकते हैं कि ये यूज़र की ज़रूरत है, यूज़र के लिए ज़रूरी है, वो हर चीज़ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट कहलाएगा। इन समरवील जो हैं, जो बहुत बड़े एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, यानी मतलब कह लें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सबसे जो बड़े दो नाम हैं ना, एक हैं सर प्रेसमैन, उनकी बुक बहुत कमाल की है, और दूसरा नाम जो है वो समरवील है। बहुत ज़्यादा काम है इनका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर। ये क्या कहता है कि ए स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हाट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। कहता है कि वो सारी स्पेसिफिकेशन जिसमें ये बताया जाए क्या करना है। यानी वो जो बात मैंने शुरू में की थी ना कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर हमारा जो जो फोकस होता है वो व्हाट पे होता है, हाउ पे नहीं होता। ठीक है। इसी तरह IEEE ने इसे डिफाइन क्या किया है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कंडीशन और कैपेबिलिटी हमें चाहिए ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कहलाता है। ए कंडीशन और कैपेबिलिटी दैट मस्ट बी मेट एंड पोजेस्ड बाय ए सिस्टम। एक ऐसी सलाहियत जो हर सूरत में उस सिस्टम के अंदर होनी चाहिए जिसे आप डेवलप करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ उसमें होनी नहीं चाहिए, बल्कि वो स्टैंडर्ड भी होनी चाहिए, एज पर कॉन्ट्रैक्ट भी होनी चाहिए, और वो चीज़ उसकी तरफ से स्पेसिफाइड भी होनी चाहिए यूज़र की तरफ से या क्लाइंट की तरफ से, ताकि कोई ऐसी चीज़ आप ना डेवलप कर दें सिस्टम के अंदर जो स्टैंडर्ड ना हो, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद ना हो। समझ आ गई बात की सारे की? ठीक हो गया जी। अब ये रिक्वायरमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है जी? रिक्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस डेफिनेटली इतनी सारी गुफ्तगू के बाद आप समझ सकते हैं जी। नंबर वन, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है। अगर ये होगा तभी जो है ना वो सिस्टम डेवलप होगा। नंबर टू जो है, हम क्या के बगैर कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब तक हमें कोई बंदा अपनी प्रॉब्लम को ही नहीं बताएगा कि जी मेरी प्रॉब्लम्स ये हैं और मैं ये करवाना चाहता हूँ, उस वक्त तक हम उसे जो है वो प्रॉब्लम की स्टडी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। उस वक्त तक जो है वो हम उसके ना डिफेक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ना एक प्रॉपर जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन जो है वो किया जा सकता है। ठीक है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। सिंपल बातें हैं ये, आप इसमें से रीड आउट करके भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप कॉन्सेप्चुअली खुद से भी मेंशन कर सकते हैं। ये बताया गया है जी कि आपके पास मेंटेनेंस कॉस्ट, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था। पहला फेज हमारा रिक्वायरमेंट्स का होता है, फिर हम स्पेसिफिकेशंस करते हैं उन रिक्वायरमेंट्स को, फिर हम सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसे इंटीग्रेट करते हैं, और उसके बाद फिर उसकी मेंटेनेंस जो है वो
चलती रहती है और ये इसी तरह अगर आपने किसी तरीके से गलत रिक्वायरमेंट को सिलेक्ट कर लिया या रिक्वायरमेंट गलत गैदर कर ली, रिक्वायरमेंट आपने रॉन्ग रिक्वायरमेंट जो है वो आपने अपनी लिस्ट में डाल ली, तो जाहिर है आपके सिस्टम के अंदर जो फीचर बनेगा वो एक रॉन्ग फीचर जो है, यानी एक डिफेक्टिव फीचर जो है वो आपके सिस्टम के अंदर आ सकता है। देखें जी, बोहम 1981 में क्या कहता है कि करेक्टिंग एन एरर आफ्टर डेवलपमेंट कॉस्ट 68 टाइम्स मोर। अगर आपके सिस्टम के अंदर आपने एक एरर को करेक्ट करना है और वो एरर आई है डेवलपमेंट के बाद, यानी ये डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपके पास आई है, तो उसको ठीक करने की जो कॉस्ट होगी आपकी, ये देखें 68% बढ़ जाती है, 68 टाइम्स बढ़ जाती है बनिस्बत इसके कि आप अगर रिक्वायरमेंट्स लेवल पे ही आपने कोई एरर ट्रेस आउट कर ली या जितने इनिशियल लेवल पे आप अपने सॉफ्टवेयर की एरर्स को फाइंड आउट कर लेंगे, तो इस हवाले से भी ये ज़रूरी है कि जब आप रिक्वायरमेंट्स बना रहे हैं तो उसी वक्त आपके पास ये बात होनी चाहिए कि अगर रिक्वायरमेंट गलत आ गई तो आपकी रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। इस हवाले से साउंड रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं किसी भी प्रोजेक्ट के फैक्टर के लिए। का रोल क्या है, तो इसका रोल जो है जाहिर है सेंट्रल है, क्योंकि आपके सिस्टम के डेवलपमेंट का सारा फोकस जो है वो उसी लिस्ट पे होगा, जो लिस्ट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद फाइनल होगी कि जी आपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो आपने बनानी है, उसी की डेवलपमेंट हो रही है, उसी ने डिज़ाइन होना है, उसी ने ही आगे जाके फाइनल एक सॉफ्टवेयर की शक्ल जो है ना वो इख्तियार करनी है। ठीक है, यानी रिक्वायरमेंट्स को आप ऐसे समझें कि एक एक आर्किटेक्ट है, उसके पास एक बंदा जाके कहता है जी मैंने घर बनवाना है, तो वो उससे बेसिक चीज़ें पूछेगा जी कि यार कितने आपको बेडरूम चाहिए, कि किचन की हाइट वगैरह क्या चाहिए, ठीक है, कवर्ड एरिया, ये सारी बातें वो उससे पूछेगा। अब वो उससे पूछेगा तो तभी वो एक अच्छा मैप जो है ना वो डिज़ाइन कर सकेगा। अगर वो उससे पूछने में नाकाम रह जाता है या वो बताने में नाकाम रह जाता है या वो उससे कोई चीज़, अब देखो अगर कोई एक चीज़, कोई एक रिक्वायरमेंट भी मिस हो जाती है, इस स्टेज के ऊपर आके कोई एक रिक्वायरमेंट भी अगर मिस हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मैप बनेगा उसमें कहीं ना गलती रह जाएगी और उसे वो रिवाइज करना पड़ेगा। समझ आ रही है ना बात की? तो इसलिए मतलब आपकी सारी प्लानिंग प्रोजेक्ट की, सारी उसकी फिजिबिलिटी, समझ आ रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं, और उसको बनाने के लिए आपको टाइम कितना चाहिए, रिसोर्सेज कितने चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेस करती हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो ये बहुत ही सेंट्रल रोल है इसका। वंस द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन फाइनलाइज, जब आप इसे फाइनलाइज करते हो तो उस वक्त आपका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसके अंदर फिर आप डिज़ाइनिंग करते हो, कोडिंग करते हो। और इसी तरह अगर रिक्वायरमेंट्स खुदा ना खास्ता गलत आ जाएंगी तो इसका मतलब है गलत फीचर ही डिज़ाइन हो जाएगा और गलत फीचर ही जो है ना वो कोड हो जाएगा, जो कि फिर क्वालिटी एश्योरेंस में जाके आपको प्रॉब्लमेटिक होगा या कहीं और होगा। ये देखें जी, प्लानिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो हैं। तो जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद एक डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं जिसे हम सॉफ्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब वही डॉक्यूमेंट होता है जिसको कंस्ट्रक्शन वाले भी रीड करते हैं, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन वाले भी रीड करते हैं, टेस्टिंग वालों के लिए भी वो बेस लाइन है, चेंज कंट्रोल वालों के लिए, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग यानी कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है जिसके लिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में के दौरान तैयार किया गया जो स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो अहम नहीं होता जी। समझ आ गई बात की जी यहाँ तक? जब हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे होते हैं तो उस वक्त कौन कौन से ऐसे रिस्क्स हैं जो हमें आ सकते हैं अगर हमने मुनासिब रिक्वायरमेंट्स को गैदर नहीं किया। मसलन अब आप देखें, सबसे पहला क्या आता है जी, इनसफिशिएंट यूजर इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट। आप, मैंने पहले एक बात आपको बता दी, ये जनरल बात है कि पूरे यूजर को इन्वॉल्व करना ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंजीनियर की टास्क है। यानी आपने कुरेदना है, आपने उन यूज़र से जिन्होंने उस सिस्टम को चलाना है उनसे रिक्वायरमेंट्स आपने निकलवानी है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यार खुदा ना खास्ता एक एग्जांपल मेरे जहन में आई कि जिस तरह आपने
आप किसी क्रिमिनल क्राइम सीन के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है, और आप इन्वेस्टिगेशन नहीं जिस तरह करते लोग, ये सारी चीज़ें अब आपने इन्वेस्टिगेट करके निकालनी है। अगर कोई चीज़ रह गई, हिडन फैक्ट कोई रह गया, तो वो इन्वेस्टिगेशन करने वाले का कसूर होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर यूज़र इन्वॉल्व ही नहीं है आपको बताने में, या आप उसको प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व नहीं कर सके अपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस के अंदर, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस के अंदर आप अगर उसे नहीं इन्वॉल्व कर सके, आपको जो सीईओ है उसने तो कह दिया जी मैंने ये अकाउंट सिस्टम बनवाना है। अब अकाउंट सिस्टम चलाना अकाउंटेंट ने है, कैशियर ने है, सेल्समैन ने है, इन्वेंट्री वाले ने, आप उन बंदों के पास गए, वहां से आपने रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया और एक सिस्टम बना दिया। अब सिस्टम ने आपने जाके दिखाया सीईओ को, तो सीईओ ने देखा कि इसमें तो फलां फीचर ही नहीं है, तो वो क्या होगा, वो आपकी प्रोडक्ट अनएक्सेप्टेबल होगी। समझ आ रही है? अगर आप अपने यूजर को, जिससे आपने रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना है, और जितने भी यूजर्स होते हैं उस सिस्टम को, उनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं, उन तमाम स्टेक होल्डर्स को प्रॉपरली इन्वॉल्व करना है। और अगर वो पुअरली इन्वॉल्व होंगे तो इससे जो प्रोडक्ट आपकी बनेगी वो डिससेटिस्फेक्शन की तरफ जाएगी, और डेफिनेटली वो अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट जो है वो बनेगी, वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगी जी। इसी तरह जो दूसरा रिस्क इसके साथ इन्वॉल्व है जी, वो देखें, क्रीपिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स हैं, कंट्रीब्यूट टू, पेपर में ये इस तरह से भी सवाल आ सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है हाउ इनसफिशिएंट यूजर इन्वॉल्वमेंट रिस्क जो है वो प्रोडक्ट पे किस तरह से असर करता है, क्रीपिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और वो किस तरह से एक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को सफ़र करती हैं। तो क्रीपिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है जी, कि रिक्वायरमेंट क्रीप से मुराद होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एडवांस लेवल पे जाके चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो अगर वो चेंज हो जाएंगी तो डेफिनेटली आपका बजट भी बढ़ जाएगा और आपका टाइम जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। और ये बताया हुआ है साथ में कि जितने एडवांस लेवल पे जाके आपकी रिक्वायरमेंट में चेंज आएगी, उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट उसको बियर करनी पड़ेगी या पे करनी पड़ेगी। एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स अगर आपने कैलकुलेट कर ली हैं, यानी टू डिफरेंट रीडर्स ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट इंटरप्रेट द रिक्वायरमेंट डिफरेंट, रिक्वायरमेंट एक थी लेकिन दो मुख्तलिफ लोगों ने बताते वक्त या आपने उसको रीड करते वक्त उसको गलत रीड कर लिया, नेचुरल लैंग्वेज में किसी भी तरीके से उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, एम्बिग्विटी आ गई उसके अंदर, तो उससे ज़ाहिर है आपको रीवर्क भी करना पड़ेगा और आपका टाइम जो है वो भी ज़ाया होगा जी। चौथा रिस्क इसके साथ जो इन्वॉल्व है वो है गोल्ड प्लेटिंग बाय डेवलपर्स। बाद गोल्ड प्लेटिंग से मुराद क्या है, फीचर्स आर नॉट प्रेजेंट इन ओरिजिनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड इन फैक्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एंड यूजर डेवलपर एड्स एनीवे। मतलब सम टाइम क्या होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं ना वो अपने आप ही ख्वाब ख्याली करके ना तो कुछ फीचर डाल देते हैं प्रोडक्ट के अंदर ना, हालांकि वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद नहीं होते। तो अगर आपने ऐसे फीचर्स जो हैं वो डाल दिए हैं और जो उसके अंदर रिक्वायर्ड ही नहीं है, यूज़र ने उनको मेंशन ही नहीं किया, तो इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम के अंदर अननेसेसरी फीचर्स जो हैं वो आ जाएंगे और ये आपके बजट को भी ओवर रन करेंगे और आपके शेड्यूल को भी ओवर रन कर सकते हैं। ज़ाहिर है एक चीज़ मौजूद ही नहीं है उसके अंदर। मिनिमम स्पेसिफिकेशन अगर आपने मिनिमल कम से कम स्पेसिफाई किया तो इससे ज़ाहिर है कुछ ना कुछ आपका मिसिंग रह जाएगा रिक्वायरमेंट्स में, और ये फिर अगेन लीड करेगा अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट को जी। और छठा और आखिरी जो रिस्क है जो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, अगर आपने रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटली नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स की आगे जाके हम खूबियां देखेंगे, रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, वैलिड होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए। तो अगर आपने इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स ले ली, आपने कोई भी रिक्वायरमेंट जो है वो मतलब 2 4 5 6 जो है वो रह गई, तो फिर उससे क्या होगा, जो आपने प्लान बनाया होगा और जो ट्रैकिंग आपने की होगी अपने प्रोजेक्ट की वो एक्यूरेट नहीं रहेगी, डेफिनेटली वो भी चेंज हो जाएगी। तो जितनी एक्यूरेसी आपकी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के अंदर आएगी, जितनी लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट आपकी एक्यूरेट होगी, आपके प्रोजेक्ट की प्लानिंग, आपके प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग, आपके प्रोजेक्ट की जो बजटिंग है और उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो उतनी ही ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना वो मैनेज हो सकेगी। ठीक है जी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने लेक्चर नंबर 3 और 4 को जो है वो डिस्कस किया रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के हवाले से। इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर फिर हम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ही बात करेंगे। ये 3 4 लेक्चर आगे हमारी गुफ्तगू जो है वो चलती रहेगी जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।